हाय, डॉक्टर रीता, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं यूजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 8 के यूनिट 4 डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट, विकास से संबंधित विकार के अंतर्गत मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता या दुर्बलता पर पहले चर्चा कर चुकी हूँ। उसकी परिभाषा एवं विशेषताओं पर आज मैं उसके प्रकारों पर चर्चा करूंगी। मानसिक दुर्बलता के प्रकार। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानसिक दुर्बलता के कई स्तर या प्रकार बतलाए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बुद्धि की कसौटी के आधार पर। नंबर 2, समायोजन योग्य व्यवहार की कसौटी के आधार पर। नंबर 3, नैदानिक कसौटी के आधार पर। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बुद्धि की कसौटी के आधार पर। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि मापकर व्यक्ति की मानसिक दुर्बलता के विभिन्न स्तर का वर्णन किया है। उपयुक्त बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि मापकर उसकी अभिव्यक्ति बुद्धि लब्धि से की जाती है। 90 to 110 की बुद्धि लब्धि को सामान्य या औसत बुद्धि लब्धि माना जाता है। व्यक्ति में 90 से बुद्धि लब्धि जितना ही कम होगा, उसमें मानसिक दुर्बलता का स्तर उतना ही अधिक होगा। बुद्धि लब्धि की मात्रा के आधार पर प्रारंभ में मानसिक दुर्बलता को निम्नलिखित 3 स्तर या प्रकारों में बतलाया गया है। ए, मूर्ख। इस श्रेणी के मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 50 से 69 के बीच होती है तथा उनकी मानसिक आयु 8 वर्ष या उससे थोड़ी अधिक होती है। बी, मूढ़। इस श्रेणी के मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 20 से 40 के बीच होती है तथा मानसिक आयु 3 से 7 साल के भीतर की होती है। सी, जड़। इस श्रेणी के मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 20 से कम होती है तथा इसकी मानसिक आयु 3 साल से कम होती है। स्पष्ट है कि मानसिक दुर्बलता की सबसे कम गंभीर श्रेणी मूर्ख है, जबकि जड़ सबसे अधिक गंभीर श्रेणी है। आधुनिक समय में बुद्धि के आधार पर उपयुक्त श्रेणियां यानी मूर्ख, मूढ़ का प्रचलन समाप्त हो गया, क्योंकि ऐसे पदों के साथ नकारात्मक संवेगात्मक भाव संबंध है। अतः आधुनिक नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बुद्धि की कसौटियों पर मानसिक दुर्बलता के जो स्तर या प्रकार बतलाए गए हैं, उनका नामकरण दूसरे ढंग से किया गया है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी तथा अमेरिकन मनोरोग विज्ञानी संघ ने मिलकर बुद्धि के आधार पर मानसिक दुर्बलता के निम्नलिखित 4 प्रमुख प्रकार बतलाए हैं। नंबर 1, साधारण मानसिक दुर्बलता। नंबर 2, मध्यवर्गीय मानसिक दुर्बलता। नंबर 3, गंभीर मानसिक दुर्बलता। नंबर 4, अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। सबसे पहले हम लोग अल्प मानसिक दुर्बलता पर चर्चा करेंगे। इस श्रेणी को मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 52 से 67 के बीच होती है तथा वयस्क हो जाने पर भी इसकी बौद्धिक क्षमता 9 से 11 साल के बालकों के करीब होता है। इसका सामाजिक अभियोजन लगभग किशोरों के बराबर होता है। इसमें किसी प्रकार की मस्तिष्कीय विकृति तथा अन्य शारीरिक विसंगतियां नहीं होती है। ऐसे लोग कुछ शिक्षण ग्रहण करने योग्य होते हैं तथा माता पिता के सहयोग एवं विशेष शैक्षणिक प्रोग्राम के द्वारा समाज में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। नंबर 2,
साधारण मानसिक दुर्बलता। इस श्रेणी के मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों का बुद्धि लब्धि 35 से 51 के बीच में होती है। यह वयस्क हो जाने पर इसकी बौद्धिक क्षमता 4 से 7 साल के बच्चों के बराबर होती है। इस तरह के व्यक्ति हल्का फुल्का प्रशिक्षण लेने योग्य होते हैं। फलस्वरूप इन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर इनका अक्षर ज्ञान भी कराया जाता है। इनकी शारीरिक बनावट बेडौल तथा कुरूप होती है। इनमें कुछ लोग आक्रामककारी भी होते हैं। नंबर 3, गंभीर मानसिक दुर्बलता। इस श्रेणी के मानसिक दुर्बलता की प्रकृति काफ़ी गंभीर होती है और इसमें आने वाले व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 20 से 35 के बीच होती है। इन्हें आश्रित दुर्बल भी कहा जाता है। ऐसे लोग अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर पाते, बल्कि वे दूसरों पर इसके लिए निर्भर रहते हैं। इन लोगों का क्रियात्मक एवं भाषण विकास काफ़ी दुर्बल या कमज़ोर होता है। इतना ही नहीं, इसमें संवेदी दोष, सेंसरी डिफेक्ट्स तथा क्रियात्मक विकलांगता भी होते हैं। विशेष प्रशिक्षण देने के बाद कुछ साधारण व्यावसायिक कार्य करना सीखने लायक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नंबर 4, अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। मानसिक दुर्बलता का यह सबसे गंभीर प्रकार है। इससे ग्रस्त व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 20 से कम से नीचे होती है। ऐसे लोग साधारण से साधारण कार्य भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में कई तरह के शारीरिक दोष पाए जाते हैं। इन लोगों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित दोष भी पाए जाते हैं। फलस्वरूप ऐसे लोग अपने से ना तो खा सकते हैं, ना कपड़ा पहन सकते हैं और ना ही बाहरी खतरों से अपने आप को बचा सकते हैं। इन लोगों में गूंगापन, बहरापन, पेशीय संकुचन एवं ऐंठन आदि भी देखने को मिलता है। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है तथा रोग से लड़ने की ताकत भी बहुत कम होती है। इसीलिए इनकी मृत्यु जल्द हो जाती है। स्पष्ट है कि बौद्धिक क्षमता के आधार पर मानसिक दुर्बलता के कई प्रकार होते हैं। नंबर 2, समायोजन योग्य व्यवहार की कसौटियों के आधार पर। इस कसौटी में रोगी के प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक अंतःक्रियाओं के आधार पर मानसिक दुर्बलता के स्तर या प्रकार का निर्धारण किया जाता है, जो निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अप्रशिक्षण योग्य। इस श्रेणी के मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति अपने कम बौद्धिक क्षमता के कारण हमेशा दूसरों पर आधारित रहते हैं और किसी प्रकार के प्रशिक्षण से भी इन लोगों में किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता है। मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों की कुल संख्या के लगभग 5% लोग ही इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा, प्रशिक्षण योग्य। ऐसे लोगों की संख्या मानसिक रूप से दुर्बल कुल व्यक्तियों की संख्या का लगभग 20% होता है। ये लोग प्रशिक्षण से कुछ हद तक अपने शैक्षणिक एवं व्यावसायिक कौशलों को उन्नत बनाने में सफल होते हैं। इसे टी मानसिक दुर्बलता भी कहा जाता है। नंबर 3, शिक्षण ग्रहण योग्य। ऐसे लोगों की संख्या मानसिक रूप से दुर्बल कुल व्यक्तियों की संख्या का लगभग 75% होता है। इस श्रेणी के लोगों की विशेषता यह होती है कि इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए विशेष वर्ग चलाया जाता है, तो ऐसे लोग इस प्रशंसनीय स्तर पर शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त कर सकने में सफल हो सकते हैं तथा समाज में अपने आप को अभियोजित या समायोजित करने में बहुत हद तक सफल होते हैं। इसे ई मानसिक दुर्बलता भी कहा जाता है। नंबर 3, नैदानिक कसौटी के आधार पर। नैदानिक कसौटी के आधार पर मानसिक दुर्बलता में कई प्रकार बतलाए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, डाउन संरक्षण
या मंगोलिज्म, नंबर 2 PKU, नंबर 3 बौनापन, नंबर 4 लघु शीर्षता या दीर्घ शीर्षता, नंबर 5 जल शीर्षता, नंबर 6 टर्नर संरक्षण, नंबर 7 क्लाइनफिल्टर संरक्षण, नंबर 8 दुर्बल एक्स संरक्षण, नंबर 9 विलियम संरक्षण, नंबर 10 फ्रेडर बिल्ली संरक्षण। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि मानसिक दुर्बलता में कई प्रकार हैं और प्रत्येक की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। धन्यवाद।